हाँ, मैंने ब्रेक काट दिए। कल सुबह जब वह मंदिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मेरे हाथ से पर्स ज़मीन पर गिर गया। सांस रुक गई। मेरी अपनी बहू मेरे अपने बेटे से मेरी मौत की योजना बना रही थी और मेरा बेटा वो चुप था, बिल्कुल चुप। मैंने धीरे से पीछे हटकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ काँप रहे थे, लेकिन दिमाग एकदम साफ था। मुझे पता था मुझे क्या करना है, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। उन्हें नहीं पता था कि मैंने 28 साल तक हज़ारों बच्चों को गणित पढ़ाया है। मैंने उन्हें सिखाया था कि हर समस्या का हल होता है, बस सही तरीके से सोचना पड़ता है। और आज मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या का हल निकालना था। मेरी बहू सोच रही थी कि वो मुझे मार देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने पहले ही उसका खेल समझ लिया था। मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर रखा था। अगर आप हमारी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ऐसी कहानियाँ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरा नाम नलिनी शुक्ला है, उम्र 67 साल। मैं नोएडा सेक्टर 62 में रहती हूँ। एक 3 बेडरूम का मकान है मेरा, जो मैंने और अपने पति रमेश से मिलकर बनाया था। लेकिन रमेश अब इस दुनिया में नहीं है। 4 साल हो गए उन्हें गए हुए। लोग मुझे देखते हैं तो एक साधारण बूढ़ी औरत दिखती हूँ। सफ़ेद बाल, सूती साड़ी, चश्मा। पूजा करती हूँ, रोज़ सुबह खाना बनाती हूँ अपने बेटे और बहू के लिए। पोते को स्कूल छोड़ने जाती हूँ कभी कभी। पर यह सिर्फ ऊपरी सच्चाई है। असली सच्चाई यह है कि मैंने 28 साल तक गणित पढ़ाया है, अपना ट्यूशन सेंटर चलाया, 500 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया। उनमें से कई आज बड़े पदों पर हैं, पुलिस में, वकालत में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में। हम मुझे आज भी टीचर जी बुलाते हैं। मेरे पास 55 लाख की एफडी है, 45 लाख की एलआईसी पॉलिसी है, और यह मकान जिसकी कीमत 99 लाख है, सब कुछ सिर्फ मेरे नाम पर है। पर मेरी बहू को लगता था मैं एक बेवकूफ़ कमज़ोर बुढ़िया हूँ जिसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। गलत फैमिली थी उसकी, बहुत बड़ी गलत फैमिली। आज से 6 साल पहले जब कार्तिक ने निकिता से शादी की थी तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। कार्तिक मेरा एक लौता बेटा है, 38 साल का है, एक IT कंपनी में काम करता है। निकिता पढ़ी लिखी लड़की थी, MBA थी उसने किया हुआ, एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी, सुंदर थी, स्मार्ट थी। पहले साल तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर धीरे धीरे उसका असली चेहरा दिखने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। मेरे बनाए खाने में नुक्स निकालना, मम्मी जी आजकल ऐसा खाना कौन बनाता है, या तो बहुत ऑयली है, मुझे हेल्दी खाना चाहिए। फिर मेरे कपड़ों पर टिप्पणी करना, आप हमेशा इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहनती हैं, लोग क्या सोचेंगे। मैं चुप रहती थी, सोचती थी शायद उसे एडजस्ट होने में समय लग रहा है। नई बहू है, नया घर है। लेकिन समय के साथ उसकी बातें और कड़वी होती गई, उसका रवैया और ज़्यादा अकड़ू होता गया। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आंखें खुल गई। 2 साल पहले की बात है, दिवाली के कुछ दिन पहले निकिता मेरे पास आई, बड़े प्यार से बोली, मम्मी जी आपके नाम पर तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अगर आप इसे कार्तिक के नाम ट्रांसफ़र कर दें तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आजकल सब ऐसा ही करते हैं। मैंने कहा, बेटा यह कर तो मेरे बाद तुम्हारा ही होगा, अभी मेरे नाम पर रहने दो, मुझे सुरक्षा महसूस होती है। उसका चेहरा एकदम बदल गया। सुरक्षा हमसे तो क्या आपको लगता है हम आपको बाहर निकाल देंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बस बस क्या मम्मी जी, आप हम पर भरोसा नहीं करती? ठीक है, जैसा आप चाहें। वो गुस्से से चली गई। उस दिन के बाद उसका व्यवहार और बिगड़ गया। कार्तिक से शिकायतें करने लगी, तुम्हारी माँ मुझे बहू नहीं समझती, मैं जो भी कहती हूँ वह सुनती ही नहीं, तुम हमेशा उनका ही साथ देते हो। बेचारा कार्तिक दोनों तरफ फंस गया। माँ प्यारी है तो पत्नी भी प्यारी है। फिर 6 महीने बाद एक और घटना हुई। मुझे बैंक से फ़ोन आया कि मेरे नाम पर एक लोन के लिए अप्लाई किया गया है। मैं चौंक गई। मैंने तो कोई लोन नहीं लिया था। मैं बैंक गई, वहाँ देखा तो मेरे हस्ताक्षर थे कागज़ों पर, लेकिन मैंने वो कागज़ कभी साइन नहीं किए थे। किसी ने मेरे हस्ताक्षर नकल किए थे। मैं घर आई, निकिता घर पर थी। मैंने उससे पूछा, निकिता बेटा तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? वो बोली, हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा था ज़रूरत पड़ी तो लोन लेंगे, आपने तो देने से मना कर दिया था ना। लेकिन मेरी इजाज़त के बिना? अरे इतनी बड़ी बात नहीं है, परिवार में सब एक जैसा होता है ना, आप क्यों इतना सोचती हैं? मेरा खून खौल गया। लेकिन मैंने जब्त किया। मैंने बैंक में जाकर वो एप्लीकेशन रद्द करवा दी। घर आकर मैंने कार्तिक से बात की, लेकिन निकिता ने पहले ही अपनी कहानी बना ली थी। मम्मी जी गलत समझ गई, मैं तो बस एक एक्सप्लोर कर रही थी ऑप्शंस, उन्हें लगा मैं लोन ले रही हूँ। कार्तिक ने मुझसे कहा, मम्मी शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, निकिता ऐसे नहीं करेगी। मैं समझ गई, मेरा बेटा अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो गया है। उस रात मैं अपनी स्टडी रूम में बैठी थी, वह कमरा जहाँ मैं अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती थी। दीवारों पर मेरे छात्रों की तस्वीरें लगी थी। मुझे याद आया मैं उन्हें क्या सिखाती थी, जब कोई समस्या आए तो घबराओ मत, चुपचाप सबूत इकट्ठा करो, हर कदम सोच समझकर उठाओ। मैंने फैसला किया, अब से मैं निकिता पर नज़र रखूंगी, हर चीज़ नोट करूंगी। अगर वह कुछ गलत कर रही है तो मुझे सबूत चाहिए। मैंने एक डायरी शुरू की, छुपा कर रखती थी अपनी पुरानी किताबों के बीच, हर घटना, हर तारीख, सब कुछ लिखती थी। फिर एक दिन मेरे पुराने छात्र दिनेश आए। अब वह पुलिस इंस्पेक्टर थे। चाय पीते पीते मैंने उनसे कहा, बेटा अगर किसी को शक हो कि घर में कुछ गलत हो रहा है तो क्या करना चाहिए? वो समझ गए, बोले
टीचर जी आप ठीक है ना, कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन दिया। बोले टीचर जी इसमें रिकॉर्डिंग का फीचर है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना, और मेरा नंबर हमेशा आपके पास है। मैंने वो फ़ोन रख लिया, और अच्छा हुआ कि मैंने रखा, क्योंकि अगले कुछ महीनों में जो हुआ वो मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक था। 6 महीने पहले की बात है, मुझे अचानक तेज़ बुखार आया, उल्टियाँ होने लगीं, पेट में बहुत दर्द था। कार्तिक मुझे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजनिंग लगती है। कुछ खराब खाया था क्या? मैंने कहा नहीं तो, वही घर का खाना था। 3 दिन अस्पताल में रही, फिर घर आई। ठीक होने में 1 हफ्ता लगा। तब मुझे शक हुआ, उस दिन खाने में क्या था, किसने बनाया था। मुझे याद आया, निकिता ने कहा था मम्मी जी आप आराम करो, मैं आज खाना बना देती हूँ, और सिर्फ मुझे ही बीमारी हुई थी, किसी और को कुछ नहीं हुआ। क्या यह संभव है? नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ शायद। कोई अपनी सास को, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने और सावधान रहना शुरू किया। अब मैं अपना खाना अलग से बनाती थी, कहती थी मुझे कम मसाला पसंद है। और फिर 2 महीने पहले एक और घटना हुई जिसने मेरे सारे शक पक्के कर दिए। मेरे पुरानी छात्रा रोहित अब मैकेनिक है, उसकी अपनी गैराज है सेक्टर 62 में ही। अब मैं कभी कभी अपनी कार की सर्विसिंग उसी से करवाती हूँ। एक दिन वह घर आया, बोला टीचर जी आपकी कार की सर्विसिंग की समय हो गया है, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा। वो नीचे पार्किंग में गया, कुछ देर बाद वापस आया, उसका चेहरा परेशान था। टीचर जी ज़रा नीचे चलिए, एक बात दिखानी है। मैं उसके साथ गई, उसने मुझे कार के नीचे का हिस्सा दिखाया, वहाँ ब्रेक फ्लूइड गलती। देखिए टीचर जी ब्रेक लाइन कट गई है, यह खतरनाक है। अगर आप इस कार को चलाती तो। मेरा दिल धक से रह गया, कैसे हो सकता है यह? रोहित ने ध्यान से देखा, फिर बोला टीचर जी यह अपने आप नहीं हुआ, किसी ने काटा है। देखिए यह निशान, मेरे हाथ में पैर ठंडे पड़ गए, किसी ने जानबूझकर। रोहित बेटा तुम किसी को बताना मत, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। लेकिन टीचर जी बस बेटा तुम यह कार ठीक कर दो, और हाँ किसी से इस बारे में बात मत करना। उस दिन से मैंने गाड़ी चलाना बंद कर दिया। कहती थी पैर में दर्द है, ऑटो से चली जाती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। कौन कर सकता है ऐसा, और क्यों? रात को जब सब सो गए, मैं अपनी स्टडी में बैठी सोच रही थी, एक गणित की अध्यापिका की तरह समस्या को समझने की कोशिश कर रही थी। किससे फ़ायदा होगा मेरी मौत से? मेरे पास क्या है जो कोई चाहता होगा? प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ मेरे नाम पर है। अगर मैं नहीं रहूँगी तो सब कुछ कार्तिक को मिलेगा, और कार्तिक पर किसका नियंत्रण है? निकिता का। मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं क्या करूँ? पुलिस में जाऊँ? क्या सबूत है मेरे पास? ब्रेक लाइन, वह कह देगी कि वह पुरानी हो गई होगी, खाने में जहर, कोई सबूत नहीं। सब परिस्थितियां हैं, अनुमान हैं। नहीं, मुझे पक्के सबूत चाहिए, मुझे उसे हाथों पकड़ना होगा। मैंने रोहित को फ़ोन किया, बेटा क्या तुम मेरी पार्किंग में एक छुपा हुआ कैमरा लगा सकते हो? टीचर जी लेकिन क्यों? बस लगा दो बेटा, मुझे कुछ चेक करना है। 3 दिन बाद रोहित ने एक छोटा सा कैमरा लगाया, इतना छोटा कि किसी को दिखे ही नहीं, पार्किंग की छत पर पाइप के पीछे। मैंने 2 हफ्ते तक वह कैमरा चलने दिया। रोज़ रात को रोहित के लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग देखती थी, और फिर मुझे वह मिल गया जो मैं खोज रही थी। 10 दिन पहले की रात 2 बजे निकिता पार्किंग में उतरी, चारों तरफ देखा, फिर मेरी कार के नीचे गई। हाथ में एक छोटा सा औजार था। कैमरे ने सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड किया। उसके चेहरे के भाव, उसके हाथ ब्रेक लाइन पर काम कर रहे थे, सब कुछ। मेरे हाथ कांप रहे थे। वह वीडियो देखकर मेरी अपनी बहू, मेरे बेटे की पत्नी मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मेरे पास सबूत था, पक्का सबूत। मैंने वह वीडियो सेव की, कॉपी बनाई, एक निदेश को भेजी, एक अपने वकील छात्र तन्मय को भेजी। तन्मय से मिली, सब कुछ बताया। वो चौंक गया, बोला टीचर जी यह तो अटेम्प्टेड मर्डर है, आप तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी नहीं, पहले मैं पूरी तैयारी करना चाहती हूँ। मुझे और सबूत चाहिए, मुझे यह भी पता लगाना है कि क्यों वो ऐसा कर रही है। अगले कुछ दिनों में मैंने बहुत काम किया। मैंने अपने सारे कागजात इकट्ठा किए, प्रॉपर्टी के, एफडी के, इंश्योरेंस के, सब कुछ फोटोकॉपी करवाई। मैंने तन्मय से कहा कि वह पता लगाए निकिता की फाइनेंशियल स्थिति क्या है। 2 दिन बाद वह एक रिपोर्ट लेकर आया, टीचर जी निकिता के ऊपर 12 लाख का कर्ज है। उसने एक बिजनेस शुरू किया था जो फेल हो गया। क्रेडिट कार्ड पर भी बहुत कर्ज है। बैंक नोटिस भेज रहे हैं। अब मुझे सब समझ आया। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी मौत उसके सारे मसले हल कर देगी। प्रॉपर्टी, एफडी, इंश्योरेंस, सब कुछ कार्तिक के नाम आ जाता, और कार्तिक उसकी मुट्ठी में था। मैंने अपने 15 पुराने छात्रों से संपर्क किया, सबको बुलाया, उन्हें सब बताया। सब झटके से रह गए। दिनेश बोला टीचर जी आप FIR कीजिए, हम सब गवाह बनेंगे। तन्मय बोला मैं केस फाइल करता हूँ, या क्लियर अटेम्प्टेड मर्डर है। मेरा एक और छात्र अब पत्रकार है, आदित्य, वो बोला टीचर जी मैं इसे पब्लिश करूँगा, लोगों को पता चलना चाहिए। मैंने सबको रोका, ठहरो बच्चों, अभी नहीं, पहले मुझे उसका असली चेहरा सबके सामने लाना है, मुझे उसे अपनी ही बातों में फंसाना है। मैंने एक योजना बनाई। मैंने कार्तिक से कहा कि मुझे डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया है, कल सुबह जाना है, मैं अपनी कार से जाऊँगी। निकिता की आंखों में एक चमक आई, शायद उसे लगा उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह मैं नहीं गई, बहाना बनाया कि डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। निकिता निराश दिखी।
फिर परसों दोपहर की बात है। मैं बाहर गई, कहा मैं मंदिर जा रही हूँ, लेकिन असल में मैं पास की मार्केट में ही थी। 1 घंटे बाद वापस आई। धीरे से घर में दाखिल हुई, आवाज़ें आ रही थी। ड्राइंग रूम से निकिता की आवाज़। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मेरे हाथ में वही छोटा मोबाइल फ़ोन था जो दिनेश ने दिया था। मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया और फिर मैंने वह सुना जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। निकिता बोल रही थी, कार्तिक सुनो ना, बस कुछ और दिन। मैंने ब्रेक काट दिए हैं। कल सुबह जब वह मंदिर जाएंगी एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरी सांस रुक गई। मैं वहीं जम गई। कार्तिक की आवाज़ आई, कमज़ोर, हिचकिचाती हुई। निकिता, ये क्या कार्तिक, यह ज़रूरी है? तुम्हें पता है हम पर कितना कर्ज है? 12 लाख बैंक कोर्ट में केस करने वाले हैं। तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है और वह दे नहीं रही, तो फिर हम और क्या करें? लेकिन या तो मर्डर है। मर्डर नहीं, एक्सीडेंट। कोई पूछेगा नहीं। बूढ़ी औरत, ब्रेक फेल हो गए, एक्सीडेंट हो गया, नॉर्मल बात है। मेरे हाथों से मोबाइल लगभग गिर ही गया था। मेरी अपनी बहू और मेरा बेटा, वो चुप था, रोक नहीं रहा था। निकिता फिर बोली, कार्तिक हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। एक बार यह हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी बेच देंगे, कर्ज चुका देंगे, फिर हम अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। समझो ना। कार्तिक अब भी कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की, धीरे से बाहर निकल गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा, लेकिन मुझे रोना नहीं था, मुझे लड़ना था। मैं सीधे पार्किंग में गई, मोबाइल से रोहित को फ़ोन किया। बेटा तुरंत एक टो ट्रक भेजो, मेरी कार को उठवाना है। 20 मिनट में टो ट्रक आ गई। मेरी कार को उठा लिया। मैंने ड्राइवर को एड्रेस दिया, इंदिरापुरम सेक्टर 14। यह एड्रेस है। क्या निकिता की माँ का घर था। मैंने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, तुम्हारी बेटी का तोहफा, ब्रेक चेक करना। कार को वहाँ पहुँचवाया, चिट्ठी चिपकाई। फिर मैं वापस आई, सीधे दिनेश को फ़ोन लगाया। बेटा अब समय आ गया है, मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ, FIR करनी है। घंटे भर में मैं, दिनेश, तन्मय, रोहित, आदित्य और मेरे 10 और छात्र पुलिस स्टेशन में पहुँचे। मैंने सारे सबूत दिखाए, पार्किंग का वीडियो, आज की रिकॉर्डिंग, अस्पताल के कागजात, बैंक फ्रॉड के दस्तावेज, निकिता के कर्ज की जानकारी। दिनेश ने अपने सीनियर ऑफिसर को सब समझाया। FIR दर्ज हुई और बाद में पुलिस की गाड़ी में अपने घर पहुंच गई। मेरे साथ 2 पुलिस ऑफिसर थे, मेरे 15 छात्र भी साथ थे। दरवाज़ा खुला तो कार्तिक चौंक गया। मम्मी, या पुलिस? निकिता अंदर से आई। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। पुलिस ऑफिसर ने कहा, निकिता शुक्ला, हाँ, लेकिन आप अरेस्ट हैं अटेम्प्ट मर्डर आरोप में। निकिता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या बकवास है? कार्तिक बोला। मम्मी, यह क्या बोल रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा। शांत आवाज़ में बोली, जो तुम दोनों कर रहे थे उसका नतीजा हो रहा है बेटा। निकिता चीखी, मम्मी जी, आपने क्या किया? आप मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हैं। मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चलाई। उसकी अपनी आवाज़ गूंजी, हाँ, मैंने ब्रेक काट दिए। कल सुबह जब वह मंदिर जाएगी एक्सीडेंट हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कार्तिक पीछे हट गया। या तुमने? मैंने लैपटॉप खोला, पार्किंग का वीडियो चलाया। साफ साफ दिख रहा था निकिता मेरी कार के ब्रेक काट रही है। निकिता की आंखें फटी की फटी रह गई। यह सब सच है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ अब भी शांत थी, लेकिन उसमें ताकत थी। तुमने सोचा था मैं बूढ़ी बेवकूफ़ औरत हूँ, लेकिन तुम भूल गई निकिता, मैं 28 साल तक टीचर रही हूँ। मैंने हज़ारों बच्चों को समस्याएं हल करना सिखाया है, और आज मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या हल की है। दिनेश आगे बढ़ा, और टीचर जी को सिर्फ यही सबूत नहीं मिला। हमने तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी देखे, 12 लाख का कर्ज, फेल बिजनेस, बैंक के नोटिस, सब कुछ। तन्मय ने एक फ़ाइल निकाली, और यह देखो, टीचर जी के नाम पर फर्जरी लोन एप्लीकेशन में झूठे हस्ताक्षर। यहाँ भी एक अलग केस है। रोहित बोला, और मैकेनिकल एक्सपर्ट के तौर पर मैं गवाही दूंगा कि कार की ब्रेक लाइन जानबूझकर काटी गई थी। निकिता की टांगें कांपने लगी, वो ज़मीन पर बैठ गई। नहीं नहीं, मैंने। कार्तिक मेरे पास आया, आंखों में आंसू थे। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था। मैंने उसकी तरफ देखा, दर्द था मेरी आंखों में। नहीं जानते थे कार्तिक, या जानना नहीं चाहते थे। आज तुमने उसे मुझे मानने से नहीं रोका, चुप रहे। मम्मी, मुझे लगा, मैं सोच रहा था, मैं कंफ्यूज था। तुम कंफ्यूज नहीं थे बेटा, तुम कमज़ोर थे। तुमने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को खोने की तैयारी कर ली थी। पुलिस ऑफिसर ने निकिता के हाथों में हथकड़ी लगाई। चलिए, स्टेशन चलना होगा। निकिता चीख रही थी, नहीं मम्मी जी, प्लीज़, मैंने गलती की, माफ़ कर दीजिए, मैं वापस नहीं करूंगी। मैंने सिर हिलाया। तुमने मुझे मारने की कोशिश की निकिता, सिर्फ पैसों के लिए। तुम्हें माफ़ी नहीं, सज़ा चाहिए। कार्तिक भी अब रो रहा था। मम्मी प्लीज़, वो मेरी पत्नी है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो माँ जिसने तुम्हें पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, लेकिन आज तुमने उसे चुनने के बदले चुप रहना चुना। यह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। निकिता को ले जाया गया। उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, कार्तिक, कार्तिक, मुझे बचाओ। लेकिन कार्तिक कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस जाने के बाद मेरे सारे छात्र बैठे थे ड्राइंग रूम में। दिनेश बोला, टीचर जी, आप बहुत बहादुर हैं, किसी और की जगह होता
होता तो शायद मैंने कहा नहीं बेटा, मैं डरी हुई थी, बहुत डरी हुई, लेकिन तुम लोगों ने मेरा साथ दिया, तुम सबने मुझे हिम्मत दी। आदित्य बोला, टीचर जी मैं इस केस को पब्लिश करना चाहता हूँ। लोगों को जानना चाहिए कि बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है और यह भी कि वो कैसे लड़ सकते हैं। मैंने सोचा, फिर कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे सिर्फ मेरी कहानी मत बनाओ, इसे हर उस बुजुर्ग की कहानी बनाओ जो अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करता है। उन्हें बताओ कि वहाँ भी लड़ सकते हैं, उन्हें भी न्याय मिल सकता है। तन्मय बोला, टीचर जी अब केस की तैयारी शुरू करनी होगी। निकिता को बेल नहीं मिलेगी, या नॉन वेलेबल ऑफिस है। अटेम्प्टेड मर्डर को अभी जेल में ही रहेगी। और कार्तिक, मैंने पूछा। उसने रोका नहीं, लेकिन उसने किया भी नहीं। वह एक्सेसरी हो सकता है, लेकिन अगर वह आपके खिलाफ गवाही देता है निकिता के बारे में तो उसे छूट मिल सकती है। कार्तिक कोने में बैठा था, सिर झुकाए। मम्मी मुझे नहीं पता था वह इतनी दूर चली जाएगी। मैंने उसे देखा। कार्तिक तुम्हें पता था कि वह गलत है, तुमने मुझसे झूठ बोला। जब मैंने फ्रॉड के बारे में पूछा तुमने उसका साथ दिया। जब उसने मुझे बूढ़ा बोलकर एक कदम उसके साथ खड़े रहे, और आज जब उसने मुझे मारने की बात की तभी तुम चुप रहे। मम्मी मैं डर गया था। मैं तुम अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी माँ से। ठीक है, यह तुम्हारा चुनाव था, लेकिन अब नतीजे भी भुगतने होंगे। अगले हफ्ते बहुत कुछ हुआ। निकिता के घर वाले आए। उसकी माँ रो रही थी। दीदी जी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, वो बच्ची है, गलती हो गई। मैंने कहा, आपकी बच्ची ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं भी किसी की माँ हूँ। क्या आप चाहती हैं कि वह सफल हो जाती? वो चुप हो गई। निकिता के पिता बोले, हम कर्ज चुका देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, बस केस वापस ले लीजिए। नहीं, केस नहीं जाएगा वापस। आपकी बेटी को सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई। निकिता को बेल नहीं मिली। वकील ने कोशिश की, बोले माय लॉर्ड यह एक फैमिली मैटर है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन हमारे वकील तन्मय ने सारे सबूत पेश किए, वीडियो रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट्स, बैंक फ्रॉड के कागजात। जज ने कहा यह क्लियर अटेम्प्टेड मर्डर केस है, बेल रिजेक्टेड नहीं हो सकती। उसका कॉर्पोरेट गया। कंपनी ने तुरंत ट्रांसफ़र दिए जैसे न्यूज़ आई। आदित्य ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, 67 साल के रिटायर्ड टीचर ने कैसे अपनी बहू को पकड़ा, उससे मारने की कोशिश की। यह खबर वायरल हो गई। लोकल टीवी चैनल ने मुझसे इंटरव्यू लिया। मैंने बताया कैसे मैंने सबूत इकट्ठे किए, कैसे मेरे छात्रों ने मदद की, और सबसे ज़रूरी बात, मैंने बुजुर्गों को संदेश दिया, अपने हक के लिए लड़िए, चुप मत बैठिए। अगर आपको लगे कोई गलत कर रहा है तो सबूत इकट्ठे कीजिए, और पुलिस में जाने से मत घबराइए। सोसाइटी में भी चर्चा थी। पड़ोसी कहते थे, अरे नलिनी जी तो इतनी शांत रहती हैं, किसी को पता नहीं था अंदर क्या चल रहा था। एक बुजुर्ग आंटी आई मुझसे मिलने, रो रही थी, दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे बेटे की पत्नी मुझे तंग करती है, लेकिन मुझे डर लगता है। मैंने उनका हाथ पकड़ा, डरिए मत, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ, मेरे छात्र हैं, हम सबकी मदद करेंगे। उस दिन के बाद 3 और बुजुर्ग औरतें आईं। सबकी अपनी कहानियाँ थीं, सबकी अपनी तकलीफ़ें थीं। दिनेश और तन्मय ने एक हेल्पलाइन शुरू की, एल्डर सेफ्टी फंड। कोई भी बुजुर्ग जिसे मदद चाहिए फ़ोन कर सकता है। कार्तिक के बारे में वो कन्फ्यूज़ था, निकिता से मिलने जाता था जेल, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने क्या किया था। एक दिन वह मेरे पास आया, घुटनों पर बैठ गया, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मुझे यह नहीं दिखा कि तुम कितनी तकलीफ़ में थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा माफ़ी मांगने से पहले खुद से पूछो, क्या तुम सच में समझ गए कि गलती कहाँ हुई? हाँ मम्मी, मैंने निकिता को अंधा होकर सपोर्ट किया, मैंने तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देखी, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहा, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं डिवोर्स के पेपर्स फाइल कर रहा हूँ, मैं निकिता के खिलाफ गवाही दूंगा कोर्ट में। मैंने गहरी सांस ली। बेटा यह तुम्हारा फैसला है, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी। नहीं मम्मी, यह सही है, उसने जो किया वह गलत है, और मैं भी गलत था। वो चुप रहा। धीरे धीरे कार्तिक बदलने लगा। वो थेरेपी में गया, एक साइकोलॉजिस्ट से बात की। डॉक्टर ने बताया निकिता ने कार्तिक को इमोशनली मैनिपुलेट किया था, गैस लाइटिंग। उसे लगने लगा था कि माँ ही गलत है, यह एक तरह का अब्यूज़ है। 6 महीने बीत गए। आज मैं अपनी पुरानी स्टडी में बैठी हूँ, वही मेज, वही किताबें, दीवार पर मेरे छात्रों की तस्वीरें, उनकी सफलता की कहानियाँ आजकल मैं फिर से पढ़ाती हूँ मुफ्त में सोसाइटी के बच्चों को। हफ्ते में 2 दिन गणित, वही पुराने दिनों की तरह। मेरे छात्रों ने टीचर सेफ्टी फंड बनाया है, अगर किसी बुजुर्ग को मदद चाहिए तो वह लोग मदद कर सकते हैं। कानूनी सलाह, पुलिस सपोर्ट, मेडिकल हेल्प, सब कुछ। निकिता अभी भी जेल में है, केस चल रहा है, उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। उसके वकील ने अपील की है, लेकिन सबूत इतने मजबूत हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी नौकरी गई, उसका सोशल स्टेटस गया, उसके दोस्त रिश्तेदार सब दूर हो गए, उसके माँ बाप शर्मिंदा हैं, सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उसकी बनाई हुई फाइनेंशियल समस्या अब कार्तिक को संभालनी पड़ रही थी। 12 लाख का कर्ज अब वह चुका रहा है। कार्तिक ने डिवोर्स के पेपर्स फाइल कर दिए हैं। उसने कोर्ट में निकिता के खिलाफ गवाही दी, बताया कि कैसे वह उससे झूठ बोलती थी, कैसे
उसने कर्ज चुकाया, कैसे उसने मुझे मारने की योजना बनाई। कार्तिक अब मेरे साथ रहता है, धीरे धीरे वह सुधर रहा है, ज़्यादा जिम्मेदार बन रहा है। अब वह खाना बनाने में मेरी मदद करता है, घर के काम करता है और सबसे ज़रूरी बात, वह अब मेरी बातें सुनता है, मेरा सम्मान करता है। कभी कभी रात को मैं अपनी छत पर खड़ी होती हूँ, सेक्टर 62 की सड़कें देखती हूँ, सोचती हूँ कितना कुछ बदल गया। 6 महीने पहले मैं डर से काँप रही थी, आज मैं शांति से जी रही हूँ। 6 महीने पहले मेरी अपनी बहू मुझे मारना चाहती थी, आज वह जेल में है। 6 महीने पहले मेरा बेटा मेरे खिलाफ था, आज वह मेरे साथ है। और सबसे ज़रूरी बात, 6 महीने पहले मैं अकेली थी, आज मेरे आसपास प्यार करने वाले लोगों का एक पूरा नेटवर्क है। मेरे छात्र, मेरे पड़ोसी, सोसाइटी के लोग सब मेरे साथ हैं। इस कहानी से मैंने क्या सीखा? पहली बात, कभी भी अपने हकों के लिए लड़ने से मत डरिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। बुजुर्ग होने का मतलब कमज़ोर नहीं होता, हमारे पास अनुभव है, समझ है, नेटवर्क है, इनका इस्तेमाल करना सीखिए। दूसरी बात, सबूत इकट्ठे करना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कोई गलत कर रहा है तो बस आरोप मत लगाइए, प्रूफ रखिए, फ़ोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग, दस्तावेज जो भी मिले। तीसरी बात, अकेले मत लड़िए, मदद मांगिए, पुलिस, वकील, सोशल वर्कर्स जो भी आपकी मदद कर सकें। चौथी बात, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखिए, कभी भी जल्दबाजी में किसी के नाम ट्रांसफ़र मत कीजिए, टैक्स बेनिफिट जैसी बातों में मत आइए। पांचवी बात, आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए लेकिन अंधे होकर नहीं, अगर वह गलत हैं तो उन्हें बताइए, उन्हें सुधारिए। और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर भरोसा रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा ताकतवर है ज़िंदगी भर का अनुभव, मेहनत से कमाया हुआ ज्ञान, सब आपकी ताकत है। मुझे लगता था मैं बस एक बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन आज मुझे पता है मैं एक फाइटर हूँ, एक स्वाइपर हूँ और सबसे बढ़कर मैं एक गणित की अध्यापिका हूँ जो हर समस्या का हल निकाल सकती हूँ। निकिता ने सोचा था वह मुझे ख़त्म कर देगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मैं उससे पहले ख़त्म कर दूँगी। कानूनी तौर पर सही तरीके से उसने मेरी उम्र को मेरी कमज़ोरी समझा, लेकिन वो मेरी ताकत थी, क्योंकि इस उम्र तक आते आते मैंने बहुत कुछ सीखा था, धैर्य, रणनीति और सबसे ज़रूरी सही समस्या का इंतज़ार करना। आज जब मैं अपने स्टडी रूम में बैठी हूँ तो मुझे शांति मिलती है। मेरे आसपास गणित की किताबें हैं, बच्चों की कंपनियाँ हैं, दीवारों पर तस्वीरें हैं। यह मेरी दुनिया है, यह मैंने बनाई है और इसे कोई छीन नहीं सकता। कभी कभी मुझे निकिता की याद आती है, लेकिन दया नहीं आती। उसने अपना चुनाव किया था, उसने पैसों को इंसान से ऊपर रखा, उसने अपनी सांस की जान लेने की कोशिश की, अब वह नतीजे भुगत रही है। जेल में अकेली, उसका करियर बर्बाद, उसकी शादी टूटी, उसकी इज्जत गई, उसका भविष्य अंधेरे में, और मैं अपने घर में हूँ, अपने बेटे के साथ, अपने छात्रों से घिरी हुई शांति से जी रही हूँ। न्याय को समझ सकता है, लेकिन न्याय होता है, बस धैर्य रखना पड़ता है। और अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे तो याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। लड़िए, सबूत इकट्ठा कीजिए, मदद मांगिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। और मैंने लड़ा और जीता। आज मेरी उम्र 67 साल है और मैं पहले से ज़्यादा ज़िंदा महसूस करती हूँ, पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ, पहले से ज़्यादा आज़ाद। निकिता ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और मजबूत बना दिया। उसने सोचा था उसके बाद मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन असल में मेरी असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहें। और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें आपके परिवार और दोस्तों के साथ। धन्यवाद।